नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पे हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहली बात तो केपलर जी ने जो 3 नियम दिए हैं ग्रहों की गति के, उनके बारे में। और दूसरा कि जो ग्रहों की गति के बारे में केपलर जी ने बताया है, उसका इस्तेमाल करके न्यूटन जी ने किस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। ठीक है, चलिए तो पहले तो जो जोहानस केपलर जी ने 3 सिद्धांत बताए हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो केपलर जी ने बताया कि जो प्लैनेटरी मोशन होता है या प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं, वो एक दीर्घवृत्त में करते हैं। यानी ये इसको क्या बोलते हैं, ये एक एलिप्टिकल शेप है जिसको दीर्घवृत्त कहते हैं। और जो सूर्य है, वो सूर्य इसके एक फोकस बिंदु पे बैठा हुआ होता है। यानी इस दीर्घवृत्त का जो एक फोकस बिंदु है वहाँ पे रखा हुआ होता है। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि कोई भी ग्रह अपनी पहली स्थिति से, जैसे मान लेते हैं कि अभी ग्रह इस जगह पे है, ए बिंदु पे है, ठीक। तो फोकस से इसकी दूरी ये होगी ओ ए, जिसको हम क्या कहेंगे, ओ ए कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर ओ है और ये ए दूरी पे है। जब ये ग्रह ए से बी तक पहुंच जाता है, तो मान लीजिए अभी बी पे पहुंच गया ग्रह, तो सेंटर से दूरी इसकी क्या हो जाएगी, ओ बी। ठीक, ओ बी हो गई। तो इसके बीच का ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, जब ये ग्रह बी से लेके सी तक पहुंच जाएगा और इसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा, यानी ओ सी का जो क्षेत्रफल, इस लाइन का जो क्षेत्रफल होगा इतना, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में हमेशा बराबर होंगे। यानी प्लेनेट कितनी भी दूरी ट्रेवल करें, उनके द्वारा जो एरिया बनाया जाएगा वो अपने प्रीवियस एरिया के बराबर होगा हमेशा। ठीक है। तीसरा इन्होंने एक नियम दिया कि आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड स्क्वायर। ये इनका थर्ड लॉ था। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए, स्थिरांक मान लेते हैं के है कि एक कांस्टेंट है, तो के टी स्क्वायर। ठीक है, यानी आर क्यूब बटे टी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, एक निश्चित होगा, एक स्थिरांक होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए तो ये 3 लॉ जोहानस केपलर जी ने बताए थे। अब इसमें जो थर्ड लॉ इन्होंने बताया, यानी ये जो लॉ बताया, इसका इस्तेमाल करके, या ये कह सकते हैं ये जो बताया, इसका इस्तेमाल करके गुरुत्वाकर्षण का नियम किस तरह से इन्होंने निकाला न्यूटन जी ने, वो हम देखते हैं। चलिए, हम सबको पता है कि जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व्स करते हैं एक एलिप्टिकल शेप में। ठीक है, जैसा कि केपलर जी ने अभी बताया अपने सिद्धांतों में। देखिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि जो कक्षीय वेग है, यानी जो पिंड है, हमारा ग्रह है, वो v वेग से चल रहा है और उसकी जो त्रिज्या है कक्षा की वो r है। तो हमको पता है जो बल होता है क्या होगा, परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल क्या होगा, बल सिंपल सा हमका बल का फार्मूला पता है, F इक्वल टू एम ए। यही होता है ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए होता है। होता क्या है कि इसको हम एम ए इसलिए, F बराबर एम ए इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ से जो कांस्टेंट के हम जोड़ते हैं, इस के का मान हम 1 मानते हैं, इसीलिए F बराबर एम ए आता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है वी स्क्वायर अपॉन आर। जो एम ए होता है, अगर हम इसका रूप चेंज करें, इसको चेंज करें, तो हम इसको वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं। यानी इसी को हम वी अपॉन आर, सॉरी, वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया कि जो बल लगेगा ग्रहों पे वो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर जो इसका परिक्रमण काल है वो कैपिटल टी मान लेते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड को हम अक्सर कैपिटल टी से दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा v बराबर, यानी जो वेग होगा v बराबर 2πr बटे टी। ठीक, क्योंकि ये एक क्या है, एक वृत्तीय गति कर रहा है ना, तो वृत्तीय गति करने के लिए इसकी जो दूरी हम मापेंगे वो क्या होगा,
दूरी हम 2πr में मापेंगे। अगर ये एक सीधी रेखा में गति करता तो इसको हम r ही लिखते, लेकिन क्योंकि ये वृत्तीय गति में है इसलिए परिधि को हम इसमें जोड़ना पड़ता है, पाई का इस्तेमाल इसमें आ जाता है। तो इसको 2πr/t हम कहेंगे, ये इसका वेग होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²/t²। अगर हम दोनों समीकरण को देखें तो वहाँ से हम लिख सकते हैं v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²/t²। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू r³/t²। ठीक है, v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया हमारा 1/r इंटू r³/t²। क्यों होता है ऐसा, हम क्यों लिख पाए हैं, क्योंकि r³/t² एक क्या है, एक स्थिरांक है। जो थर्ड लॉ ऑफ केपलर, जोहानस केपलर जी का है ग्रहों के सिद्धांत में, उसमें जो थर्ड लॉ है वो यही है कि एक स्थिरांक बराबर क्या होता है, स्थिरांक बराबर होता है r³/t²। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक, v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, जहां हमको f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r पहले से ही पता है, सबसे पहले हमने यही लिखा था। तो जब हम इसके साथ इसको संयोजित करते हैं, यानी एक तरह से हल करते हैं, तो संयोजन के बाद हमको मिलता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² मिल गया आपको। एक तरह से यही है आपका गुरुत्वाकर्षण। देखिए कैसे, ये f जो है ये बल है, पिंड के बीच में लगने वाला बल है। अब अगर आप मान लेते हैं कि r का मान हमने यहाँ पे 2 रखा, ठीक, तो r का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक, 1/4 आया। अब अगर r का मान यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो क्या आएगा, 1/6। यानी आप देख रहे हैं कि r का मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा है, बल कम हो रहा है। वहीं जब r का मान आप कम करेंगे तो बल क्या होगा, वो अधिक लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r², यानी जो दूरी है, जो त्रिज्या है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है जो बल है। इसी प्रकार इसी तीसरे नियम का इस्तेमाल करके, इसी तरह से न्यूटन जी ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया, उन्होंने उसका परिकलन किया एक तरह से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।